अक्सर जब भी हम शांति या शांत रहने की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे एक सन्यासी की आती है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जिसका दुनिया की इस भाग दौड़ या ऑफिस की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। सही कहा। मतलब ऐसा लगता है जैसे शांति बस एक आध्यात्मिक अवस्था है जो शायद रिटायरमेंट के बाद ही काम आती है। और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि शांति का मतलब दुनिया से कट जाना या एकदम निष्क्रिय हो जाना है। तो असल में शांति है क्या? क्या ये महज एक अवस्था है या असल जिंदगी का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है? देखिए, आज की इस बेहद आक्रामक और गला काट प्रतियोगिता वाली दुनिया में ना, शांत रहना कोई कमजोरी या संन्यास नहीं है। असल में ये सर्वाइवल का सबसे जरूरी टूल है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का केंद्र भी यही है। आज हम द आर्ट ऑफ काम मास्टरी थ्रू रिस्पॉन्स एंड साइलेंस नाम के सोर्स के कुछ बेहद दिलचस्प अंशों पर बात करेंगे। और ये सोर्स इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है कि शांति का मतलब हार मान लेना है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे सही समय पर साधी गई चुप्पी और एक शांत दिमाग इंसान को तनावपूर्ण स्थितियों में ऊर्जा बचाने में मदद करते हैं। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि दूसरों पर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम आज के माहौल को देखें, जहां हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना एक नियम सा बन गया है। हाँ, हर जगह बस एक होड़ मची है। हर बहस में अपनी आवाज सबसे ऊपर रखनी है सबको। वहाँ शांति कोई लग्जरी नहीं रह गई है। मतलब आप कह रही हैं कि ये एक सर्वाइवल टूल है? एकदम। जो इंसान अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकता ना, उसे बाहरी हालात और दूसरे लोग बहुत ही आसानी से कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। अच्छा, इस कठपुतली वाली बात से मुझे उस थकान की याद आती है जो हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। जो मानसिक थकान होती है। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही अजीब बात है कि दिन भर कोई भारी शारीरिक मेहनत नहीं की, कोई ईंटें नहीं उठाई, फिर भी शाम तक इंसान इतना थका हुआ और अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? यहीं पर रिएक्शन और रिस्पॉन्स का वो बुनियादी फर्क सामने आता है। देखिए, थकावट हमेशा शरीर से नहीं आती। तो फिर ये थकावट आती कहाँ से है? ज्यादातर समय ये हमारी भावनाओं के बेकाबू होने से आती है। हमारी ऊर्जा असल काम करने में उतनी खर्च नहीं होती जितनी हमारे अनियंत्रित इमोशंस को संभालने में जल जाती है। अच्छा, जैसे छोटी छोटी बातों पर तुरंत भड़क जाना या बेवजह की बहसों में उलझ जाना? बिल्कुल। या फिर किसी के ताने को हफ्तों तक दिमाग में घुमाते रहना। ये सब चीजें शरीर और दिमाग दोनों का फ्यूल खत्म कर देती हैं। मतलब जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम लॉजिक से नहीं सोच रहे होते? नहीं, तब इंसान सिर्फ अपने ईगो और भावनाओं के दबाव में काम कर रहा होता है। मान लीजिए ऑफिस का एक बहुत ही आम लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। हाँ, जहाँ किसी सहकर्मी ने आपके किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया हो। एकदम सही। और बॉस के सामने ऐसे पेश किया जैसे सारा काम उसी ने किया हो। अब जिसका काम चोरी हुआ है, अगर वो रिएक्ट करने वाला इंसान है तो उसका खून खौल उठेगा। जाहिर सी बात है, वो शायद मीटिंग में ही चिल्ला पड़े या तुरंत कोई बहुत ही कड़वा ईमेल टाइप कर दे। और उस पल उसे लगेगा कि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन असल में क्या होता है? जमीनी हकीकत ये है कि उस गुस्से भरे रिएक्शन से उसे बस कुछ सेकंड की एक झूठी संतुष्टि मिलेगी। लंबी अवधि में नुकसान उसी का होना है। हाँ, क्योंकि बॉस और बाकी लोगों की नजर में वो अनप्रोफेशनल लगेगा। बिल्कुल। उसका असली मुद्दा कहीं छुप जाएगा और उसका जो गुस्सा है ना, वो चर्चा का विषय बन जाएगा। इसके उलट जो इंसान रिस्पॉन्ड करना जानता है वो उस वक्त शांत रहेगा। मतलब वो तुरंत जवाब नहीं देगा। नहीं, वो शांति से सारी तथ्य और ईमेल्स इकट्ठा करेगा, सही समय का इंतजार करेगा और फिर तथ्यों के साथ अकेले में बात करेगा। अरे वाह, इससे उसकी प्रोफेशनल इमेज भी बचती है और समस्या का असली समाधान भी निकलता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी ऊर्जा बचती है। ये पूरी प्रक्रिया ऊर्जा बचाने के एक बहुत ही शानदार अर्थशास्त्र की तरह है। क्योंकि जब इंसान गुस्सा करता है तो शरीर में तुरंत एक बायोलॉजिकल बदलाव आता है ना? हाँ, यहाँ बायोलॉजी अपना खेल खेलती है। जब हम रिएक्ट करते हैं ना, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो पूरी तरह हाईजैक हो जाता है। अच्छा, तो मतलब शरीर खतरे वाले मोड में चला जाता है? एकदम। इसे फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, वो खून में तेजी से दौड़ने लगते हैं। और फिर हार्ट बीट तेज हो जाती है। हाँ, और ये सब कुछ इंसान के नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से थका देता है। शांत रहने वाले लोग अपनी ऊर्जा को एक बहुत ही कीमती करेंसी की तरह देखते हैं।
वे इसे हर राह चलते झगड़े पर खर्च नहीं करते। बिल्कुल नहीं, वे उसे बहस जीतने के बजाय गोल्स जीतने में लगाते हैं। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा की एनालॉजी से समझाऊं ना, तो ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। स्मार्टफोन की बैटरी? वो कैसे? देखिए, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और हर बात पर खुद को साबित करने की होड़, ये सब उन बैकग्राउंड ऐप्स की तरह हैं जो स्क्रीन पर तो नहीं दिखते लेकिन पीछे चलते रहते हैं। हाँ, जो बिना कोई काम किए ही फोन की सारी बैटरी चूस लेते हैं। बिल्कुल। फिर जब कोई असली और जरूरी काम करने का समय आता है, तब तक बैटरी ही शून्य पर पहुंच चुकी होती है। बहुत ही सटीक है। हमारी मानसिक ऊर्जा बहुत सीमित है। शांत लोग ड्रामा से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे हर बहस में अपनी बैटरी खर्च करेंगे तो अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। उन्हें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। पर यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछे। थ्योरी में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम शांत रहें, अपनी बैटरी बचाएं, लेकिन जब असल जिंदगी में सामने वाला जानबूझकर आपको उकसा रहा हो तो हमारे सोर्स में बस 5 से 10 सेकंड का पॉज लेने की सलाह दी गई है। हाँ, छोटा सा पॉज। तो क्या सच में इतने भारी तनाव के बीच महज 5 से 10 सेकंड का ठहराव इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? मुझे ना ये थोड़ा अव्यावहारिक लगता है। देखिए, ये अव्यावहारिक इसलिए लगता है क्योंकि हम उस 5 सेकंड को सिर्फ समय की तरह देखते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि न्यूरोसाइंस के नज़रिए से ये 5 से 10 सेकंड का ठहराव कोई साधारण समय नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का एक बायोलॉजिकल पुल है। यही वो बाउंड्री है जो दोनों को अलग करती है। मतलब दिमाग के अंदर असल में उस वक्त होता क्या है जब हम वो पॉज लेते हैं? जब कोई उकसाता है तो एमिगडाला तुरंत अलार्म बजाता है कि हम पर हमला हो रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ 5 सेकंड के लिए खुद को रोक लें तो क्या होता है? तो हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे एक्टिव होने का समय मिल जाता है। ये हिस्सा लॉजिक, तर्क और लंबी अवधि के परिणाम सोचने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, मतलब हम खून का बहाव अमिगडाला से निकालकर लॉजिकल हिस्से में भेज देते हैं। बिल्कुल। ये छोटा सा ठहराव इंसान को हालात का गुलाम बनने से रोकता है और उसे एक सचेत डिसीजन मेकर बनाता है। मतलब वो ठहराव हमें ये सोचने का मौका देता है कि सामने वाला हमें जिस जाल में फंसाना चाहता है, क्या हमें उसमें फंसना भी है या नहीं। एकदम सही। ये तो हो गई हमारी अपनी आंतरिक ऊर्जा बचाने की बात। लेकिन जब हम बाहरी दुनिया और विरोधियों का सामना करते हैं, तो यही शांति एक मनोवैज्ञानिक हथियार कैसे बन जाती है? जब आंतरिक शांति बाहरी दुनिया के सामने आती है ना, तो वो एक अनकहे दबाव में बदल जाती है। साइलेंस यानी चुप्पी इंसान के बनाए गए सबसे मारक मनोवैज्ञानिक हथियारों में से एक है। पर हम तो हमेशा सोचते हैं कि जो जोर से बोल रहा है, जो दूसरों पर हावी हो रहा है, ताकत तो उसी के पास है। यही तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का सबसे दिलचस्प पहलू है। सोर्स के अनुसार इंसानी दिमाग ना चुप्पी को आसानी से हैंडल कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि सन्नाटा हमें इतना असहज कर देता है? क्योंकि अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, जब इंसान कबीलों में रहता था, तो शांति या सन्नाटे का मतलब अक्सर खतरा होता था। मतलब अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो कुछ गड़बड़ है? हाँ, अगर कबीले के बाकी लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब था कि आपको कबीले से बाहर निकाला जाने वाला है, और अकेले जंगल में रहने का मतलब था मौत। अरे वाह, तो आज भी हमारा दिमाग उसी तरह से प्रोग्राम्ड है। बिल्कुल। जब कोई बात करते करते अचानक चुप हो जाता है तो हमारा दिमाग खतरे का अलार्म बजाने लगता है। हमें लगता है कि हमें जज किया जा रहा है या हमसे कोई बड़ी गलती हो गई है। और इसी असहजता को मिटाने के लिए लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं। सही कहा। और जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता है तो वो जाने अनजाने अपनी रणनीति, अपनी कमजोरियां और अपने सारे पत्ते सामने वाले के आगे खोलकर रख देता है। मतलब जो इंसान शांत है, उसकी चुप्पी सामने वाले पर एक प्रेशर बनाती है। हाँ, शांत इंसान की चुप्पी खाली जगहें बनाती है और बेचैनी में सामने वाला अपनी सच्चाई या कमजोरी उगल देता है। तो ये विरोधी को उलझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि विरोधी तो हमेशा एक इमोशनल रिएक्शन या गुस्से की उम्मीद करता है, और शांति से वो पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। चलिए एक झूठे आरोप का उदाहरण लेते हैं जो सोर्स में दिया गया है। हाँ बताइए। मान लीजिए किसी पर कोई गलत इल्जाम लगाया जाता है। पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? जोर जोर से अपनी सफाई देना, बचाव में तर्क देना, है ना? बिल्कुल, इंसान तुरंत खुद को डिफेंड करने लगता है। लेकिन अगर सफाई देने के बजाय वो इंसान कुछ पल पूरी तरह से चुप रहे, आरोप लगाने वाले की आंखों में सीधा देखे,
बिना घबराए, बिना कोई एक्सप्रेशन बदले, तो क्या होगा? तो ये सन्नाटा आरोप लगाने वाले के दिमाग पर एक हथौड़े की तरह लगता है। उसका दिमाग उन खाली जगहों को भरने की कोशिश करने लगता है। मतलब आरोप लगाने वाला खुद ही बेचैन हो जाता है? हाँ, उसे लगने लगता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या इसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? क्या मेरा झूठ पकड़ा गया? अरे वाह! और फिर इसी बेचैनी में वो अपनी कहानी बदलने लगता है। बिल्कुल। घबराहट में वो इंसान अपनी ही बात को सही साबित करने के लिए फालतू की डिटेल्स जोड़ने लगता है और अंततः खुद ही अपने बुने हुए जाल में उलझ जाता है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ मैं एक काउंटर सवाल उठाना चाहूंगा। जी, पूछिए। अगर कोई हम पर चिल्ला रहा है या झूठा आरोप लगा रहा है और हम एकदम चुप खड़े रहें, तो क्या सामने वाला इसे हमारी कमजोरी या हार नहीं मान लेगा? ऐसा भी तो लग सकता है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन डरी हुई चुप्पी और सेल्फ कंट्रोल वाली चुप्पी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये फर्क शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। अच्छा, तो बॉडी लैंग्वेज कैसे अलग होती है? जो इंसान डरा हुआ होता है, उसकी आंखें चुराने की आदत होती है, उसके कंधे झुके होते हैं, वो शारीरिक रूप से खुद को सिकोड़ने लगता है। और जो इंसान कंट्रोल में है और जानबूझकर चुप है, उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता होती है, वो नजरें नहीं हटाता, उसका खड़ा होने का तरीका रिलैक्स्ड लेकिन सचेत होता है। तो वो बिना कुछ कहे ही एक मैसेज दे रहा है। हाँ, ये एक ऐसी शारीरिक भाषा है जो बता देती है कि मैं तुम्हारी आवाज से नहीं डरता और मुझे तुम्हारी शर्तों पर नहीं खेलना है। मतलब किसी भी इंटरव्यू या नेगोशिएशन में जो कम बोलता है, उसकी बातों का वजन ज्यादा होता है। एकदम सही। जो लगातार बोल रहा है, वो असल में सामने वाले को मनाने की कोशिश कर रहा है। चुप्पी इंसान को रहस्यमयी बनाती है और मिस्ट्री हमेशा पावरफुल होती है। बहुत खूब। शब्द बहस पैदा करते हैं, लेकिन चुप्पी सच बाहर लाती है। बिल्कुल, यही इस पूरी थ्योरी का सार है। अब तक हमने व्यक्तिगत बहसों और विरोधियों को संभालने की बात की, लेकिन अब थोड़ा और बड़े स्तर पर चलते हैं। क्या होता है जब बड़े स्तर पर हालात बिगड़ते हैं? आपका मतलब है जब चारों तरफ पैनिक और अराजकता फैल जाती है? हाँ, जब एकदम केओस होता है। मान लीजिए किसी कंपनी में बड़ा क्राइसिस आ गया है। ऐसे समय में एक शांत दिमाग कैसे काम करता है? देखिए, मुश्किल समय में ना इंसानी दिमाग हमेशा सुरक्षा ढूंढता है। जब सब घबराए होते हैं, पैनिक करते हैं या ब्लेम गेम खेलते हैं, तब लोग अनजाने में उसी इंसान की तरफ देखते हैं जो स्थिर दिखता है। मतलब मुश्किल समय में लोग शांत इंसान पर भरोसा करते हैं। हाँ, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे डर संक्रामक होता है ना, लोग एक दूसरे को देख के और ज्यादा घबराते हैं, वैसी एक शांत इंसान का कॉन्फिडेंस भी संक्रामक होता है। इसका मतलब है कि लीडर बनने के लिए किसी पद या टाइटल के नहीं, बल्कि इसी सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। बिल्कुल। सोर्स में तूफान में फंसे जहाज की एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। वो क्या है? मान लीजिए एक जहाज बहुत बड़े तूफान में फंस गया है, जहां बाकी लोग पानी और तेज हवा देखकर पैनिक कर रहे होते हैं, वहीं एक शांत व्यक्ति घबराए बिना अपने कंपास और मैप को देखकर सही दिशा चुनता है। वो सरफेस पर दिखने वाले लक्षणों से नहीं डरता, वो रूट कॉज यानी समस्या की जड़ को देखता है। एकदम सही। वो शोर में नहीं उलझता, बल्कि समाधान पर फोकस करता है। अगर मैं इसे एक और एनालॉजी से समझाऊं ना, तो ये बिल्कुल किसी चक्रवात या हरिकेन की तरह है। अच्छा, हरिकेन की तरह कैसे? देखिए, बाहर हवाएं बहुत तेजी से तबाही मचा रही हैं, बहुत शोर है, लेकिन जो इंसान शांत है वो उस चक्रवात के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, जिसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सुंदर तुलना है। जहां बाहर चाहे जो हो रहा हो, लेकिन उस केंद्र में पूरी तरह से सन्नाटा और स्पष्टता होती है। और मजे की बात ये है कि ये स्पष्टता कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो जन्म से मिलता है, इसे बाकायदा विकसित किया जा सकता है। तो इस आदत को कैसे विकसित करें? रोजमर्रा की जिंदगी में ये शांति कैसे लाई जाए? हमारे सोर्स में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना। तो गहरी सांस लेने से क्या होता है? जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम शारीरिक रूप से अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि सब सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा जर्नलिंग करना भी एक तरीका है। मतलब अपने विचारों को कागज पर लिखना। हाँ, ये दिमाग के प्रोसेसर को खाली करने जैसा है। और सबसे जरूरी तरीका, जिसके बारे में हमने पहले बात की, रिएक्ट करने से पहले वो शॉर्ट पॉज लेने की आदत डालना। वो 5 सेकंड का बायोलॉजिकल पुल। बिल्कुल। समय के साथ ये छोटी सी आदत हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है।
शांति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव और पावरफुल चॉइस है। बिल्कुल, ये हमारी ऊर्जा बचाती है, विरोधियों को भ्रमित करती है और संकट के समय में बिना कुछ कहे लीडरशिप स्थापित करती है। और ये ज्ञान दैनिक जीवन के लिए बहुत काम का है, चाहे ऑफिस की कोई मीटिंग हो जहां लोग बहस कर रहे हों या कोई निजी झगड़ा। हर जगह ये नियम लागू होता है कि शोर से ऊर्जा घटती है और शांति से बढ़ती है। जो शांत रहना सीख गया, समझ लीजिए उसने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एकदम सही। और अब इस पूरी चर्चा के अंत में मैं हमारे श्रोताओं को सोचने के लिए एक गहरा विचार देना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद हमें थोड़ा असहज कर दे। वो क्या है? देखिए, अगर हमारी इंसानियत का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार हमारी शांति और हमारा वो पॉज है, तो क्या आज की ये आधुनिक दुनिया हमें जानबूझकर कमजोर बना रही है? मतलब आप सोशल मीडिया और फोन नोटिफिकेशंस की बात कर रहे हैं? हाँ, आज के सिस्टम में हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी माना जाता है। सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्शन की उम्मीद की जाती है। तो क्या ये लगातार चलने वाला शोर और तुरंत जवाब देने की होड़ एक सोची समझी साजिश के तहत हमसे हमारी सबसे बड़ी ताकत छीन रही है? क्या ये सिस्टम जानबूझकर हमारे उस 5 सेकंड के पॉज को खत्म कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।